बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मादी अशिया में तब्दीलियाँ। अज़ीज़ बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं कि अल्लाह ताला ने दुनिया की हर चीज़ मादे से बनाई है। जो भी चीज़ें आपको नज़र आती हैं, आपके घर में अलमारी है, आपके जिस्म के ऊपर कपड़े हैं, आप खाना खाते हैं, ये ज़मीन और ये चाँद, सूरज, सितारे सारे के सारे मादे से मिल के बने हैं। तो इन चीज़ों में हम तब्दीलियाँ भी देखते हैं। देखें, सूरज सुबह सुबह उसकी शक्ल कुछ और होती है, दोपहर के वक्त कुछ और होती है और शाम के वक्त कुछ और हो जाती है। इसी तरह मौसम के अंदर तब्दीलियों का भी हम मुशाहिदा करते हैं। तो इन तब्दीलियों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ, आप ज़रा गौर कीजिएगा। हम सुबह से शाम तक अपने इर्द गिर्द बहुत सी तब्दीलियों का मुशाहिदा करते हैं। इन्हें हम घर, स्कूल, खेल के मैदान, बाज़ार और दीगर जगहों पर देखते हैं। मसलन मौसम में एकदम तब्दीली, बारिश का होना, बर्फ़ का पिघलना, पानी का बुखारात बनकर उड़ना। ये तो आप देखते हैं कि आपने केतली में पानी रखा होता है, नीचे आग जलाई होती है, तो पानी किस तरह बुखारात बनकर ऊपर उड़ जाता है, पानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है। इसी तरह ईंधन का जलना, आप अपने घर में लकड़ी जलाते हैं या सुई गैस जलाते हैं या फिर मिट्टी का तेल जलाते हैं, तो ये ईंधन है, इसका जलना भी एक तब्दीली है। रोटी का पकना, और अगली स्लाइड में भी कुछ तब्दीलियों का जिक्र किया है, आगे हम पढ़ेंगे। पटाखों का चलना। बच्चों, ये भी आपका मुशाहिदा होगा कि पटाखा जब चलाया जाता है तो चलने से पहले कुछ और होता है। चलने पर धमाके की आवाज़ आती है, धुआं निकलता है, चिंगारियाँ निकलती हैं और कुछ राख सी आपको मिल जाती है। तो चलने के बाद कुछ और होता है, उसमें तब्दीली आ जाती है। तो पटाखों का चलना भी एक तब्दीली है। लोहे को जंग लगना, इसका भी आपको मुशाहिदा होगा कि कुछ दिनों के लिए लोहा अगर नमी में पड़ा रहे, गीली जगह पर पड़ा रहे, तो उसे जंग लग जाता है। गर्जे के बेशुमार तब्दीलियां हैं जो हर वक्त रूनुमा होती रहती हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत सी तब्दीलियां हैं जो हर वक्त रूनुमा होती रहती हैं, हर वक्त वाक़ होती रहती है। हत्ता कि इंसान खुद भी तब्दीली के मराहल से गुजरता है। पहले बच्चा होता है, फिर जवान और आखिरकार बूढ़ा। जी, इंसान में भी तो ये तब्दीलियां होती हैं ना। जब बच्चा होता है और उसके बाद जवान हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, फिर चला नहीं जाता और आखिरकार जो है वो इंसान मर जाता है, उस पर मौत वाक़ हो जाती है। तो ये सारी तब्दीलियों से गुजरता है इंसान। क्या आपने कभी गौर किया अजीज़ बच्चों, सवाल करने से और उसका जवाब ढूंढने से सोचने की क़ुव्वत में इजाफा होता है। और साइंस तो हमें सोचने पर आमादा करती है। साइंस ही हमारे इर्द गिर्द फैली हुई है। हम पहले बात कर रहे थे तब्दीलियों की, कि मुख्तलिफ़ चीज़ें किन चीज़ों से मिल के बनी हुई है और उनमें क्या क्या तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं। तो इसी का नाम तो साइंस है। अगर हम गौर करें, अगर गौर से पढ़ें और सोचें, तो हम साइंस को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। कुछ सवाल हैं, आपकी साइकिल को जंग क्यों लगता है? पीछे हमने जंग की बात की, तो हम सोचते हैं, ज़रा जहन पर जोर देते हैं कि ये जंग क्यों लगता है और बर्फ़ क्यों पिघलती है। अगला सवाल है जिसका भी हम मुशाहिदा करते हैं कि बर्फ़ का टुकड़ा अपने हाथ में लें तो कुछ देर बाद ये पिघल जाता है। ऐसा क्यों होता है? दरियाओं के किनारे पड़े हुए पत्थर अपनी शक्ल क्यों तब्दील कर लेते हैं? आप कभी अगर दरिया के किनारे पर गए हैं तो उसमें आपको छोटे छोटे पत्थर नज़र आएंगे। कुछ पत्थर गोल होते हैं, कुछ चिपटी शक्ल के होते हैं। तो ऐसी शक्ल क्यों बन जाती है उनकी? इस पर भी गौर करें तो हमें इसका जवाब मिल जाता है। इसी तरह मुख्तलिफ़ अशिया में तब्दीलियाँ क्यों रूनुमा होती हैं? साइंस तो नाम ही क्यों, कैसे, कहाँ, कब का है। ये जो सवाल करते हैं ना कि ये चीज़, ये काम किस तरह हो गया, यही तो साइंस है। और इसी को हमने पढ़ना है और इस अंदाज से पढ़ना है कि हमने सोचना है और समझना है। सरगर्मी नंबर 1, एक्टिविटी 1। अंग्रेज़ी में सरगर्मी को एक्टिविटी कहते हैं। हम ये अल्फाज इसलिए साथ साथ लिख रहे हैं ताकि अंग्रेज़ी मीडियम के जो बच्चे हैं उनको भी बात समझ आ जाए। क्योंकि अजीज़ बच्चों, बात समझने का असूल ये होता है
कि आसानी से मुश्किल की तरफ चलते हैं। पहले बात आसान समझते हैं, आसान अंदाज में समझते हैं, और उसके बाद मुश्किल, फिर उससे मुश्किल, फिर उससे मुश्किल। जिस तरह से आप इम्तहान देते हैं तो इम्तहान में सबसे आसान जो सवाल है उसे सबसे पहले करते हैं, उसके बाद मुश्किल, फिर उससे मुश्किल, फिर उससे मुश्किल, और आखिर में वो सवाल करते हैं जो आपको बहुत कम आता हो। तो इसी तरतीब को हम यहाँ पे मलहूज़े खातिर रखेंगे, मद्देनज़र रखेंगे। तो अंग्रेज़ी मीडियम के बच्चे जब उर्दू में पढ़कर समझकर जब अंग्रेज़ी पढ़ेंगे तो तभी उनको कुछ समझ आएगी। बराह रास्त अंग्रेज़ी में पढ़ने से बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है और इस ज़बान में जो बात की जाती है हम बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ, आप ज़रा गौर कीजिएगा। बर्फ़ के एक छोटे से टुकड़े को हाथ में लें। सामने की शक्ल में आपको बर्फ़ का एक टुकड़ा नज़र आ रहा है जो आदमी ने हाथ में पकड़ा हुआ है। आप देखेंगे कि जल्द ही ये पानी में तब्दील हो गया। हाथ में थोड़ी देर तक रखें तो ये पानी में तब्दील हो जाएगा। ज़रा सोचिए, ये बर्फ़ पानी में क्यों तब्दील हुई? बात तो हम क्यों, कैसे और कहाँ की कर रहे हैं ना, कि ये काम जो हो गया है बर्फ़ पिघलने का, ये कैसे हो गया है? कौन सा अमल रूनुमा हुआ है, कौन सा अमल वाक़ हुआ है जिसने बर्फ़ के टुकड़े को पानी में तब्दील कर दिया है? तो यही तो हमने सोचना है, इसी पर गौर करना है। आगे हम इसका जवाब देते हैं, यहाँ आप खुद इसका जवाब तलाश करने की कोशिश करें। जवाब। अजीज़ बच्चों, आपने भी जवाब तलाश किया होगा और उम्मीद है यही जवाब आपने तलाश किया होगा, यही जवाब आपने सोचा होगा। अगर कुछ फ़र्क है तो मैं पढ़ता हूँ, आप ज़रा गौर कीजिएगा और अपने जवाब को मेरे जवाब के साथ मिलाइएगा। बर्फ़ ने हाथ से हरारत हासिल की। देखें, बात बड़ी आसान सी है। हाथ में बर्फ़ पकड़ी हुई है, बर्फ़ की निस्बत हमारा हाथ ज़्यादा गर्म है, जाहिर बात है, तो हमारे हाथ से हरारत निकल कर बर्फ़ में दाखिल हो गई, जिसकी वजह से बर्फ़ पिघल गई। तो क्या हुआ? हाथ जो हरारत है और जो बर्फ़ है आपस में इन्होंने कुछ अमल किया है। हरारत बर्फ़ के अंदर गई तो कुछ अमल किया उसने, तो बर्फ़ जो है वो पानी में तब्दील हो गई। तो यही तो जवाब था। मैं पढ़ता हूँ दोबारा, आप ज़रा गौर कीजिएगा। बर्फ़ ने हाथ से हरारत हासिल की और पानी में तब्दील हो गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि बर्फ़ और हरारत ने बाहम अमल किया, जिसके नतीजे में पानी बना। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। सरगर्मी नंबर 2, एक्टिविटी 2। अजीज़ बच्चों, मैं पहले बात कर चुका हूँ, साइंस तो हमारे इर्द गिर्द फैली हुई है, बस हमने काम क्या करना है? इन चीज़ों पर गौर करना है। इन चीज़ों में जो तब्दीलियाँ पैदा होती हैं उन पर गौर करना है। अल्लाह ताला ने भी गौर करने के बारे में बेशुमार आयात कुरान मजीद के अंदर फरमाई हैं। अफला यतदब्बरून, अफला यतफक्करून, अफला ताक़िलून याक़िलून। तुम अकल से काम क्यों नहीं लेते? तुम तदबीर से काम क्यों नहीं लेते? तुम गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? तो साइंस भी अजीज़ बच्चों गौर व फिक्र करने का नाम है। अगर हम अच्छे तरीके से इन्हमाक के साथ, तवज्जो के साथ इन चीज़ों का मुशाहिदा करें तो हम साइंस को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ, आप ज़रा गौर कीजिएगा। एक मोमबत्ती जलाएं और इसके जलने का मुशाहिदा करें। सामने की शक्ल में एक मोमबत्ती की तस्वीर नज़र आ रही है और ये जल रही है, ऊपर शोला भी आपको नज़र आ रहा है। अब देखेंगे कि जलने के अमल के साथ ही मोमबत्ती पिघलना शुरू हो गई। ये भी हमारा मुशाहिदा है कि मोमबत्ती जलती जाती है और साथ साथ पिघलती जाती है और पिघल कर नीचे गिरती जाती है। जैसे कोई बच्चा रोता है, आप रोते हैं ना, तो आपकी आंखों से आंसू निकलकर आपके चेहरे के ऊपर पड़ते हैं और नीचे की तरफ आते हुए नज़र आते हैं। तो बिल्कुल ये मोमबत्ती भी रोती है और इसके जो आंसू हैं ये मोमबत्ती पिघलने की सूरत में नीचे गिरते हैं, नीचे गिरते हुए भी नज़र आ रहे हैं आपको, देखें ज़रा तस्वीर में। तो मोमबत्ती पिघलना शुरू हो गई। क्या आप बता सकते हैं कि मोमबत्ती क्यों कर पिघली? क्यों पिघली? क्या अमल हुआ है यहाँ पर कि मोमबत्ती पिघल गई? बस वही बात, आपने इसका जवाब तलाश करना है। अगली स्लाइड में मैं जवाब दूंगा, फिर आप अपने जवाब को मेरे जवाब के साथ मिलाइएगा। जवाब। अजीज़ बच्चों, उम्मीद है आपने भी यही जवाब सोचा होगा जो मैंने यहाँ पर लिखा है।
میں پڑھتا ہوں، آپ ذرا غور کیجیے گا اور اپنے جواب کو میرے جواب کے ساتھ ملائیے گا۔ شعلے کی حرارت اور موم کے درمیان باہم عمل ہوا۔ بات بڑی آسان سی ہے کہ سامنے کی شکل میں شعلہ نظر آ رہا ہے، شعلے کے اندر حرارت ہے، اور یہ حرارت کہاں منتقل ہوئی، کہاں گئی؟ موم کے ساتھ، موم میں منتقل ہوئی۔ تو اس حرارت نے اور موم نے مل کر کچھ عمل کیا، تو جس کے نتیجے میں موم بتی پگھل گئی اور یہ تبدیلی واقع ہوئی۔ تو یہاں ایک اور بات بھی ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، پچھلی سرگرمیوں میں بھی ہم نے کچھ تبدیلیوں کی بات کی ہے، یہاں دو یا دو سے زیادہ چیزیں آپس میں مل کر کچھ عمل کرتی ہیں جس کے نتیجے میں کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ تو دنیا میں جتنی بھی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں وہ دو یا دو سے زائد چیزیں آپس میں ملتی ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر کوئی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی تبدیلی شعلے کی حرارت اور موم کے درمیان کچھ عمل واقع ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں جو موم بتی ہے وہ پگھل گئی ہے۔ دو الفاظ۔ عزیز بچوں، چونکہ یہ دو الفاظ اگلی سلائیڈوں میں استعمال ہوں گے، اگلی سرگرمیوں میں استعمال ہوں گے، اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ ابھی سے آپ کو ان کے معنی اور مفہوم سے شناسا کر دیا جائے، واقف کر دیا جائے، تاکہ بات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ جب الفاظ سمجھ میں نہیں آتے تو پھر اس وقت بچے رٹا لگاتے ہیں، اس لیے الفاظ کے معنی اور مفہوم پر خاص طور پر غور کرنا ہے۔ تو پہلا لفظ ہے لٹمس، اس کا معنی ساتھ لکھا ہے، ایک نیلا رنگنے والا مادہ جو کائیوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ عزیز بچوں، کائی کا تو آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ پانی کے اوپر کائی جم جاتی ہے۔ آپ نے اگر کسی تالاب میں دیکھا ہے کہ پانی کے اوپر سبز سا مادہ جو ہے وہ اکٹھا ہو جاتا ہے، اسے کائی کہتے ہیں۔ نہروں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ کائی جمع ہو جاتی ہے، اکٹھی ہو جاتی ہے پانی کے اوپر۔ ندی نالوں کے ساتھ بھی اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک نیلا رنگنے والا مادہ جو کائیوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے کائی کا مشاہدہ نہیں کیا تو ابو سے کہیے گا، بڑے بھائی سے کہیے گا کہ وہ آپ کو کسی تالاب کے اوپر لے جائے جہاں کائی جمی ہوئی ہو اور آپ اس کا مشاہدہ کریں، کیونکہ ایک دفعہ آپ دیکھ لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کو ہمیشہ کے لیے بات ذہن میں بیٹھ جائے گی، پھر رٹا نہیں لگانا پڑے گا۔ تو آگے ہے دوسرا لفظ ہے لٹمس پیپر۔ نام سے ظاہر ہے کہ وہ پیپر جو جس میں لٹمس ہے، جس میں لٹمس کا مادہ موجود ہے۔ تو اس کی تعریف آگے لکھی ہوئی ہے لٹمس پیپر کی کہ وہ کاغذ جس کو لٹمس سے رنگا گیا ہو، اور یہ کاغذ تیزابوں کی جانچ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ تو بڑی کلاسوں میں جا کر ہم لیبارٹریوں میں، تجربہ گاہوں میں تیزابوں کی جانچ کرتے ہیں، جانچ پڑتال کرتے ہیں لٹمس پیپر سے، لیکن جہاں بھی ایک چھوٹا سا تجربہ ہے جو اگلی سلائیڈ میں ہم پڑھیں گے، وہاں لٹمس پیپر استعمال ہوگا۔ تو امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ سرگرمی نمبر 3، ایکٹیویٹی 3، ایک بیکر میں سرکہ لیں۔ پیارے بچوں، سرکہ تو آپ نے دیکھا ہوگا، گھروں میں ہوتا ہے، کھانا پکانے میں استعمال ہوتا ہے، سرکے میں مربع بنایا جاتا ہے، سرکے میں اچار ڈالا جاتا ہے، شادی بیاہ پر دیگیں پکتی ہیں، کھانا پکتا ہے، اس میں سرکہ ڈالا جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو امی ابو سے کہیے گا کہ وہ آپ کو دکھائیں گے۔ بچوں، جس چیز کو ہم دیکھ لیتے ہیں اپنی آنکھ سے، اس کا نقش ہمارے ذہن پر کافی دیر تک قائم رہتا ہے، ہمیں بات سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ تو ایک بیکر میں سرکہ لیں، اس میں نیلا لٹمس پیپر ڈالیں۔ لٹمس پیپر ہم پچھلی سلائیڈ میں پڑھ آئے ہیں، تو اس سرکے میں نیلا لٹمس پیپر ہم نے ڈالنا ہے۔ نیلا لٹمس پیپر سرخ ہو جائے گا۔ ایسا کیوں ہوا؟ آپ نے سوچنا ہے۔ امید ہے آپ جواب آسانی کے ساتھ اب دے سکتے ہیں کہ کن دو چیزوں کے درمیان عمل ہوا تو نیلا لٹمس پیپر جو ہے وہ سرخ ہو گیا۔ آپ سوچیں، ہم اگلی سلائیڈ میں آپ کو اس کا جواب بتائیں گے، اور امید ہے آپ کا جواب بھی وہی ہوگا جو ہم آپ کو بتائیں گے۔ جواب: سرکہ اور لٹمس پیپر نے آپس میں عمل کیا اور رنگ بدلنے کی صورت میں تبدیلی واقع ہوئی۔ یہی ہم پچھلی سرگرمیوں میں بھی پڑھتے آئے ہیں نا، کہ دو یا دو سے چیزیں باہم عمل کرتی ہیں،
ایک دوسرے کے ساتھ عمل کرتی ہیں تو تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ تبدیلیوں کے بارے میں ہی تو ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہی جواب تھا نا آپ کا بھی، آپ نے بھی یہی سوچا تھا نا؟ شاباش، بہت اچھے بچے ہیں آپ لوگ۔ نتیجہ۔ پیارے بچوں، آئیے ہم ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ پچھلی جتنی بھی ہم نے سلائیڈیں پڑھی ہیں، سرگرمیاں پڑھی ہیں، ان سے ہم کس نتیجے پر پہنچے ہیں؟ کیا نتیجہ ان سے اخذ کیا ہے ہم نے؟ میں پڑھتا ہوں، آپ ذرا غور کیجئے گا۔ آپ نے غور کیا کہ ان تمام سرگرمیوں میں دو یا دو سے زائد اشیاء باہم عمل کرتی ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ عمل کرتی ہیں اور تبدیلی لاتی ہیں۔ ہمارے ارد گرد ہونے والی تمام تبدیلیاں اسی طرح رونما ہوتی ہیں۔ ان تبدیلیوں سے ہم رنگ یا شکل کی تبدیلی کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یا تو رنگ بدل جاتا ہے یا پھر شکل بدل جاتی ہے ان تبدیلیوں کے نتیجے میں، اور ان کو ہم حرارت یا گیس کے اخراج کی صورت میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جہاں کوئی تبدیلی ہو رہی ہے وہاں سے حرارت بھی نکل سکتی ہے، وہاں سے کسی گیس کا اخراج بھی ہو سکتا ہے، گیس بھی نکل سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تبدیلیوں کے نتیجے میں رونما ہوتی ہیں، تبدیلیوں کے نتیجے میں واقع ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو بات اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پیارے بچوں، تبدیلی کے بارے میں تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ دو یا دو سے زائد چیزوں کے ملنے سے واقع ہوتی ہے۔ اب تبدیلیوں کی اقسام ہم پڑھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں قسم کی جمع اقسام ہوتی ہے، تو تبدیلیوں کی دو قسمیں ہیں۔ میں پڑھتا ہوں، آپ ذرا غور کیجئے گا۔ ہمارے ارد گرد جتنی بھی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ نمبر ایک، طبعی تبدیلیاں، جس کو انگریزی میں فزیکل چینجز کہتے ہیں، اور نمبر دو، کیمیائی تبدیلیاں، انگریزی میں کیمیکل چینجز کہتے ہیں۔ تو عزیز بچوں، جو اردو کے الفاظ ہیں یہ اپنے معنی خود دے رہے ہیں، جیسے طبی، طبیعت، کیمیائی تبدیلی۔ کیمیا کا لفظ بھی ہم جانتے ہیں کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، بڑا مشہور شعر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ تو طبی اور کیمیائی کے لفظ جو ہے وہ اپنے معنی خود دیتے ہیں، اور آگے جب ہم پڑھیں گے طبی تبدیلیوں اور کیمیائی تبدیلیوں کے بارے میں تو آپ کو اچھے طریقے سے انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ طبعی تبدیلیاں، فزیکل چینجز، طبعی تبدیلی کیا ہے؟ آئیے اسے مختلف سرگرمیوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سرگرمی نمبر 4، ایکٹیویٹی 4۔ عزیز بچوں، یہ طبعی تبدیلی کا ایک تجربہ ہے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ ذرا غور کیجئے گا اور سمجھیے گا۔ ایک بیکر میں کچھ پانی ڈالیں۔ بیکر کھلے منہ والا برتن ہوتا ہے جو عام طور پر ہم تجربہ گاہ میں تجربہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو سامنے کی شکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ عام طور پر یہ شیشے کا ہی بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایک بیکر میں کچھ پانی ڈالیں، اس میں 1 چمچ نمک ڈالیں۔ نمک کو اچھی طرح ہلائیں تو نمک پانی میں حل ہو جائے گا۔ بڑی آسان سی بات ہے، ہمارا روزمرہ زندگی کا تجربہ بھی ہے کہ پانی میں نمک ڈالیں اور نمک کو اچھی طریقے سے ہلائیں تو وہ نمک پانی میں حل ہو جائے گا۔ پھر کیا کریں؟ بیکر کو اس وقت تک گرم کریں جب تک پورا پانی بھاپ بن کر نہیں اڑ جاتا۔ اور یہ بھی ہمارا مشاہدہ ہے کہ پانی کو اگر چولہے کے اوپر رکھ کر گرم کریں تو پانی آہستہ آہستہ بھاپ بن کر اڑنا شروع ہو جاتا ہے، ہوا میں، فضا میں اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ بیکر کو اس وقت تک گرم کریں جب تک پورا پانی بھاپ بن کر نہیں اڑ جاتا۔ بیکر میں بچے ہوئے سفید صفوف کا مشاہدہ کریں۔ صفوف پاؤڈر کو کہتے ہیں۔ تو سارا پانی تو اڑ گیا، نیچے ایک پاؤڈر بچ گیا، صفوف بچ گیا۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ صفوف کیا چیز ہے؟ اگر آپ نے بوجھ لیا تو سمجھیں کہ آپ نے اس تجربے کو، اس سرگرمی کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ طبعی تبدیلی کیا ہوتی ہے۔ آئیے اگلی سلائیڈ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ ذرا سوچیں بچوں، آپ نے سوچنا ہے کہ کیا یہ وہی نمک ہے جسے پانی میں حل کیا گیا تھا؟
और तो कहीं से नमक नहीं आया, आपने ही एक चमचा नमक का पानी में हल किया था और फिर इसे आग के ऊपर रख दिया, सारा पानी जो है वो भाप बनकर ऊपर उड़ गया। तो ये नमक आपने बताना है कि वही है या कहीं और से आ गया है। आप सोचें, हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं और आगे इसका जवाब आपको बताने की कोशिश करेंगे। वजाहत। अजीज बच्चों, उसी सरगर्मी की हम यहाँ पर थोड़ी सी मज़ीद वजाहत करते हैं और आपको समझाते हैं। आपने देखा कि नमक पानी में हल होने के बाद नज़र नहीं आ रहा था। मैं पढ़ रहा हूँ, आप जरा गौर कीजिएगा। आपने देखा कि नमक पानी में हल होने के बाद नज़र नहीं आ रहा था। समझ आ गई ना आपको बात? पानी में जब नमक हल हुआ तो नमक हमें नज़र नहीं आ रहा था, इसकी शक्ल तब्दील हो गई थी। नमक की शक्ल तब्दील हो गई थी, वो सारे पानी में हल हो चुका था, लेकिन बाद में पानी से नमक को अपनी असली शक्ल में हासिल कर लिया गया। बाद में जो बचा है, नीचे जो रसूब बचा है, जो पाउडर बचा है, वो असली नमक ही तो था। तो ये तब्दीली कैसी हुई? आर्जी तब्दीली हुई। ये तब्दीली आर्जी थी। ऐसी तब्दीली को तभी तब्दीली कहते हैं। आपको समझ आई कि तब्दीली अगर आर्जी हो, तब्दीली के बाद चीज़ अपनी असली हालत में दोबारा लौट आए, तो ऐसी तब्दीली को तभी तब्दीली कहते हैं। आगे हम मज़ीद इसकी मिसालें पढ़ेंगे और आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। सरगर्मी नंबर 5, एक्टिविटी 5। अजीज़ बच्चों, पिछली स्लाइड में हमने आपको तभी तब्दीली की तारीफ बताई थी। उम्मीद है आपको याद होगी। ज़रा जहन में लेकर आइएगा और एक और सरगर्मी हम पढ़ते हैं जिससे तभी तब्दीली के बारे में आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से जान सकेंगे। एक लोहे की सुलाख लें, इसे एक तरफ से पकड़कर गर्म करना शुरू करें, जैसे तस्वीर के अंदर दिखाया गया है। एक आदमी ने हाथ में सुलाख पकड़ी हुई है और दूसरा सिरा शोले के अंदर है। इसका सिरा अंगारे की तरह दहकने लगेगा। जो सिरा शोले में है वो अंगारे की तरह कुछ देर बाद दहकने लगेगा और इसका रंग बदलकर सुर्ख हो जाएगा। ये आपका भी रोज़मर्रा ज़िंदगी का तजर्बा होगा। देहात में रहने वाले लोग तो अच्छी तरह जानते हैं कि लोहार की भट्टी में जब वो दरांती बनाने के लिए, खुरपा बनाने के लिए, कस्सी बनाने के लिए लोहा भट्टी में डालते हैं और गर्म करते हैं तो लोहा तप कर सुर्ख हो जाता है। बहुत ज़्यादा गर्म होकर उसका रंग सुर्ख हो जाता है और जब बाहर निकालते हैं, उसको कूटते हैं और उससे दरांती, खुरपा, कस्सी बनाते हैं तो फिर लोहे का असली रंग वापस लौट आता है। इसका मतलब ये तब्दीली भी आर्जी तब्दीली हुई। अगली स्लाइड में हम पढ़ते हैं। अब इसे आग से हटाकर ठंडा करें, यानी ये सुलाख जो है इसे आग से हटाएं। ये गर्म सुर्ख हो चुकी है, अब इसे ठंडा करें। आप देखेंगे कि इसका रंग दोबारा पहले जैसा हो जाएगा। वही तारीफ इस पर सादिक आती है ना, जो तभी तब्दीली की हमने पिछली स्लाइडों में पढ़ी थी कि ये तब्दीली आर्जी है। आर्जी तौर पर रंग सुर्ख हो गया और उसके बाद कुछ देर बाद जब ठंडा किया तो फिर अपनी असली हालत में वो रंग लौट आया। तो ये तभी तब्दीली की मिसाल है। सरगर्मी नंबर 6, एक्टिविटी 6। एक चाक को बारीक पीस लें, ये सफ़ेद पाउडर की शक्ल इख्तियार कर लेगा। क्या आप इससे दोबारा चाक हासिल कर सकते हैं? ज़रा सोचें, चाक को बारीक पीस लिया सफ़ूफ की शक्ल में, पाउडर की शक्ल में, क्या दोबारा चाक हम अपनी जो चाक की असल शक्ल होती है उसमें ला सकते हैं? जी हाँ, चाक के सफ़ेद पाउडर से दोबारा चाक बनाया जा सकता है। अब सोचें कैसे बनाया जा सकता है। गंदम को पीसते हैं, आटा होता है और आटे से रोटी बनाई जाती है। आटे को गूंधते हैं, गूंधने के लिए क्या उसमें डालते हैं? आप समझ चुके होंगे कि इस सफ़ेद पाउडर में, सफ़ेद सफ़ूफ में क्या डालें कि दोबारा चाक को अपनी असली हालत में ले आए, चाक बना दें उस पाउडर का। तो ये कौन सी तब्दीली हुई? लिहाजा ये भी तभी तब्दीली की एक मिसाल है। तभी तब्दीली की तारीफ। तारीफ तो आप जान चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी वजाहत हम मज़ीद करना चाहते हैं ताकि आपको बात कभी ना भूले। मैं पढ़ता हूं, आप ज़रा समझिएगा।
तभी तब्दीली एक आर्जी तब्दीली होती है, ये तो आप जान चुके हैं। इसके दौरान मादी अशिया सिर्फ अपनी शक्ल सूरत तब्दील करती हैं। मादी अशिया के अंदर कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती, उसकी बैरूनी शक्ल या सूरत ही तब्दील होती है और इनकी तरकीब में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती। तभी तब्दीली के दौरान चीज़ की तरकीब में, उसकी बनावट में, उसकी साख्त में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती, वही चीज़ रहती है। तभी तब्दीली में अशिया को बआसानी वापस अपनी असली हालत में लौटाया जा सकता है। ये बात भी आप पढ़ चुके हैं। पिछली मिसालों की तरफ हम आते हैं कि लोहे को गर्म करने की मिसाल थी कि लोहा जब गर्म होता है तो उसकी शक्ल सूरत बदल जाती है, रंग बदल जाता है, और लेकिन रहता वो लोहा ही है, इसमें तब्दीली कोई नहीं आती। लेकिन थोड़ी देर बाद वो शक्ल सूरत फिर अपनी असली हालत में वापस लौट आती है। तो ऐसी तब्दीली तभी तब्दीली कहलाती है। चाक की मिसाल है आपके पास, और भी मिसालें हमने पीछे पढ़ी हैं, ज़रा उनको जहन में लेकर आइए और तभी तब्दीली की तारीफ को अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठा लीजिएगा। प्यारे बच्चों, अब हम कीमियाई तब्दीलियों के बारे में पढ़ते हैं। कीमियाई तब्दीलियों को अंग्रेजी में केमिकल चेंजेस कहते हैं। सरगर्मी नंबर 1, एक्टिविटी 1, ये कीमियाई तब्दीलियों की पहली सरगर्मी है। मैं पढ़ता हूँ, आप ज़रा समझिएगा। एक कागज़ का टुकड़ा लें और इसे जलाएं। गौर से देखें, ये राख और धुएं में तब्दील हो गया। आपका भी तजर्बा है कि कागज़ के टुकड़े को हम जलाते हैं तो वो धुएं में और राख में तब्दील हो जाता है। क्या आप धुएं और राख से दोबारा कागज़ हासिल कर सकते हैं? आप ज़रा सोचिएगा कि क्या वो जो धुआं फिज़ा में उड़ गया है और जो राख बन गई है, इनको मिला के दोबारा कागज़ हासिल कर सकते हैं? यकीनन नहीं, क्योंकि ये दोनों कागज़ से मुख्तलिफ हैं। कागज़ से मुख्तलिफ दोनों चीज़ें बन गई हैं, धुआं भी मुख्तलिफ है और राख भी मुख्तलिफ है। हम दोबारा राख और धुएं को मिलाकर कागज़ नहीं बना सकते। तो आप ज़रा सोचिएगा कि क्या ये तभी तब्दीली है? तभी तब्दीली में तो चीज़ जो आर्जी तौर पर तब्दील होती थी और हम दोबारा उसको अपनी असली शक्ल में ले आते थे, लेकिन यहाँ क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो तभी तब्दीली से क्या फ़र्क है तभी तब्दीली में और इसमें? आप ज़रा गौर कीजिएगा, आगे चलकर हम तफसील बताएंगे। नीचे तस्वीर में देखें, कागज़ जलता हुआ दिखाया गया है, नीचे राख है और ऊपर धुआं उठता हुआ दिखाया गया है। एक और मिसाल, लकड़ी के जलने से कोयला, राख और धुआं हासिल होता है, जो कि लकड़ी से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। कोयले, राख और धुएं से दोबारा लकड़ी हासिल नहीं हो सकती। बस आपने अब सोचना है कि तभी तब्दीली में और इस तब्दीली में क्या फ़र्क है। अब मैं बता देता हूँ कि इस तब्दीली का नाम है कीमियाई तब्दीली। तभी तब्दीली तो आर्जी तब्दीली थी, लेकिन ये क्या कौन सी तब्दीली है? ये मुस्तकिल तब्दीली है। ना धुआं, ना कोयला, ना राख मिलकर दोबारा लकड़ी बना सकते हैं, ना धुआं और राख मिलकर कागज़ बना सकते हैं। तो ये एक तरफा तब्दीली है, मुस्तकिल तब्दीली है, पक्की तब्दीली है। तभी तब्दीली आर्जी तब्दीली और कीमियाई तब्दीली पक्की और मुस्तकिल तब्दीली। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। सरगर्मी नंबर 2, एक्टिविटी 2, ये दूसरी सरगर्मी है कीमियाई तब्दीली की। मैं पढ़ता हूँ, दूध में थोड़ा सा लीमू डालें। आप फौरन समझ गए होंगे कि दूध में लीमू डाल दें तो क्या होता है। हमारा रोज़मर्रा ज़िंदगी का भी तजर्बा है कि दूध में थोड़ा सा लीमू डालें, आप देखेंगे कि दूध फुटकियों में तब्दील हो गया है। दूध फट गया है, उसकी फुटकियाँ बन गई हैं और इसका जायका भी खट्टा हो गया है। आपने चखा है कभी फटे हुए दूध को? अगर नहीं चखा तो चख कर देखिए, फटे हुए दूध का जायका खट्टा और तुर्श होता है। क्या आप दूध को दोबारा अपनी असली हालत में वापस ला सकते हैं? क्या फटे हुए दूध को आप दोबारा दूध की असली हालत में लेकर आ सकते हैं? जी नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं।
ऐसी तब्दीली को कीमियाई तब्दीली कहते हैं। जिस तब्दीली के दौरान, तब्दीली के बाद कोई चीज़ वापस अपनी असली हालत में ना लौट कर आए, तो ऐसी तब्दीली को कीमियाई तब्दीली कहते हैं। ये पक्की और मुस्तकिल तब्दीली होती है। चीज़ दोबारा तब्दीली के बाद अपनी असली हालत में लौट कर नहीं आती। तो ये कीमियाई तब्दीली। और तभी तब्दीली क्या होती है? वो आर्जी तब्दीली होती है। उम्मीद है आपको दोनों तब्दीलियों में जो फ़र्क है वो भी अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। सरगर्मी नंबर 3, एक्टिविटी 3, ये भी कीमियाई तब्दीली की सरगर्मी है। मैं पढ़ता हूँ, आप ज़रा समझिएगा। एक बीकर को आधा सिरका से भर लें। सामने की शक्ल में जो बीकर नज़र आ रहा है आधा सिरके से भरा हुआ है। इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालें। बेकिंग पाउडर, बेक कहते हैं पकाने को, जो बेकरी वाले इस्तेमाल करते हैं खमीरा उठाने के लिए, खमीर उठाने के लिए। घरों में भी हम इस्तेमाल करते हैं। आपने नाम सुना होगा खमीरी रोटी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के इलाके में तो 2 किस्म की रोटियां मशहूर हैं, एक खमीरी रोटी और एक पतीरी रोटी। पतीरी रोटी जो सादा रोटी होती है और जिसमें खमीर उठाया गया होता है वो खमीरी रोटी होती है। तो ये बेकिंग पाउडर जो है ये खमीर उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम आम ज़बान में मीठा सोडा भी कहते हैं और जो साइंसी नाम है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये तो अगली क्लासों में आप पढ़ेंगे। इसका आम ज़बान में नाम मीठा सोडा है और जो साइंसी नाम है अंग्रेज़ी में बेकिंग पाउडर कहते हैं इसे। तो अब इसे चम्मच से अच्छी तरह हिलाएं। सिरका और बेकिंग पाउडर ने बाहम अमल किया। हिलाने से क्या हुआ? सिरके ने और मीठे सोडे ने बाहम अमल किया और एक गैस खारिज हुई जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का तो नाम इस गैस का नाम तो आपने सुना होगा। आप जब सांस लेते हैं तो भला कौन सी गैस अपने फेफड़ों में लेकर जाते हैं? वो ऑक्सीजन होती है। और फिर जो खारिज करते हैं वो कौन सी गैस खारिज करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है ना? ये तो मैंने आपकी मालूमात के लिए आपको बताया है। तो मैं पढ़ता हूँ, गैस का खारिज होना कीमियाई अमल है। यहाँ से एक और बात हमें समझ में आई कि 2 चीज़ों के बाहम मिलने से अगर गैस खारिज होती है तो वो भी एक कीमियाई तब्दीली है। उस गैस में जो चीज़ें उड़ गई हैं फिज़ा में वो वापस उस चीज़ के अंदर नहीं लाई जा सकती। तो ये भी पक्की और मुस्तकिल तब्दीली है। तो कीमियाई तब्दीली की एक निशानी ये है कि चीज़ें बाहम मिलती हैं और उसमें से फिर गैस खारिज होती है। ज़रा सोचिए, लोग कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए इनमें फिनाइल की गोलियां डालते हैं। आप लोग भी डालते होंगे। अम्मी से पूछिएगा, अब्बू से पूछिएगा कि संदूक में कपड़े रखे होते हैं और बीच में फिनाइल की गोलियां रख दी जाती हैं ताकि कीड़े कपड़ों को नुकसान ना पहुंचा सकें। कुछ महीनों के बाद कपड़े खोलने पर ये गोलियां गायब हो चुकी होती हैं, हालांकि ये पिघली नहीं है। आपका क्या ख्याल है, ये गोलियां कहाँ गायब हो गई? ये फिर कौन सी तब्दीली हुई? ये आपने सोचना है, मैंने इसका जवाब नहीं बताना है। अगर आपको फिर भी कोई उलझन हो, कोई मसला हो, तो किसी भी पढ़े लिखे शख्स से, अपने भाई से, अम्मी से, अब्बू से, बहन से पूछिएगा। आपका मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा और आपको समझ आ जाएगी। सरगर्मी नंबर 4, एक्टिविटी 4, यह भी कीमियाई तब्दीली की सरगर्मी है। मैं पढ़ता हूं, आप ज़रा समझिएगा। एक बीकर में लोहे के चंद कील डालें। सामने बीकर नज़र आ रहा है और उसकी तह में आपको लोहे के कील भी नज़र आ रहे हैं। इसमें थोड़ा पानी डालें। कील डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल दें और इसे हवादार जगह में रखें। कुछ दिनों के बाद इसे देखें, कीलों के ऊपर जंग लग चुका होगा। जंग लगने का मुशाहिदा तो आपका भी होगा। आपके घर में लोहे की चीज़ जब सर्दियों में जब शबनम पड़ रही होती है, ओस पड़ रही होती है, तो 1-2 दिन के लिए जब बाहर लोहे की सुलाख रखी होती है तो उसे भी जंग लग जाता है। तो इन कीलों को भी जंग लग चुका होगा।
زنگ ایک مختلف چیز ہے جو کہ لوہے، پانی اور ہوا کے باہمی عمل سے وجود میں آیا۔ زنگ لوہے سے بالکل مختلف چیز ہے۔ زنگ کس طرح لگا کہ لوہے نے، پانی نے اور ہوا نے باہم عمل کیا تو زنگ بن گیا۔ تو یہ کون سی تبدیلی ہوئی بھلا؟ آپ نے بتانا ہے، میں نے نہیں بتانا آپ کو۔ امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ کون سی تبدیلی ہے۔ اسی طرح انڈے کا ابلنا اور روٹی کو پھپھوندی لگنا کس قسم کی تبدیلی کی مثالیں ہیں؟ یہ تو آپ نے بتانا ہے کہ انڈا ابلتا ہے تو کیا ابلے ہوئے انڈے کو ہم دوبارہ کچے انڈے میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے تو آپ ہی بتائیں یہ کون سی تبدیلی ہوئی۔ اسی طرح روٹی کو پھپھوندی لگنا، پھپھوندی کو پنجابی میں الی بھی کہتے ہیں، تو روٹی کو پھپھوندی لگ جاتی ہے، روٹی کا رنگ بدل جاتا ہے، ذائقہ بدل جاتا ہے۔ تو کیا اس روٹی کو ہم اصل روٹی کی شکل میں بدل سکتے ہیں؟ اصل روٹی اس سے بنا سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر بھی آپ سمجھ چکے ہیں کہ یہ کون سی تبدیلی ہے۔ اگر بدل سکتے ہیں تو آپ ہی بتائیں پھر یہ کون سی تبدیلی ہے۔ امید ہے آپ ان سوالوں کا جواب اب اچھے طریقے سے دینے کے قابل ہو چکے ہیں۔ تعریف، کیمیائی تبدیلی کی تعریف، یہ ایک جامع تعریف ہے۔ پیچھے ہم نے دو تعریفیں پڑھی ہیں، طبی تبدیلی کی بھی اور کیمیائی تبدیلی کی بھی۔ ایک عارضی ہوتی ہے اور ایک مستقل ہوتی ہے، لیکن یہ تعریف تھوڑی سی ہٹ کے ہے۔ بات وہی ہے لیکن الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ کیمیائی تبدیلی ایسی تبدیلی ہے جس کے دوران اشیاء کی شکل و صورت کے علاوہ ترکیب بھی بدل جاتی ہے۔ اشیاء کی شکل بھی بدل جاتی ہے اور ترکیب، ساخت اور بناوٹ بھی بدل جاتی ہے۔ آپ نے پیچھے مثالیں دیکھی ہیں، کاغذ جلنا، جلنے کے بعد راکھ ہے، دھواں ہے، ترکیب بھی بدل گئی ہے اور شکل و صورت بھی بدل گئی ہے۔ اسی طرح جتنی بھی کیمیائی تبدیلیاں ہیں ان میں شکل و صورت بھی بدل جاتی ہے اور ترکیب یعنی ساخت اور بناوٹ بھی بدل جاتی ہے۔ تو ایسی تبدیلی کیمیائی تبدیلی کہلاتی ہے۔ امید ہے آپ دونوں تبدیلیوں کے بارے میں اچھے طریقے سے جان چکے ہوں گے اور دونوں کے درمیان جو فرق ہے اس کا بھی آپ کو پتہ چل چکا ہوگا۔ پیارے بچوں، اب میں آپ کا چھوٹا سا امتحان لوں گا۔ کچھ سوال پوچھوں گا میں آپ سے، آپ جواب دینے کے لیے تیار ہیں نا؟ امید ہے آپ بالکل صحیح جواب دیں گے اگر آپ نے پچھلی سلائیڈیں جو پچھلی سرگرمیاں ہیں وہ اچھی طرح سے پڑھی ہیں اور سمجھی ہیں۔ سگریٹ کے بارے میں یہ سوال ہے۔ پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ بتائیں کہ سگریٹ پینا بری بات ہے کہ اچھی بات؟ سب بچے میرا خیال یہی کہیں گے کہ سگریٹ پینا بہت بری بات ہے۔ آپ تہیہ کریں، آپ وعدہ کریں کہ زندگی میں کبھی بھی سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب میرا سوال ہے کہ سگریٹ پینا کون سی تبدیلی ہے؟ سگریٹ میں تمباکو ہوتا ہے، یہ سامنے کی شکل میں ایک آدمی سگریٹ پی رہا ہے، تو کون سی تبدیلی ہے؟ میں نہیں بتاؤں گا آپ کو، آپ ہی نے بتانا ہے۔ یہ تو آپ بتا ہی دیں گے کہ لکڑی جل رہی ہے، لکڑی کو آگ لگی ہوئی ہے، تو کون سی تبدیلی رونما ہو رہی ہے؟ کون سی تبدیلی واقع ہو رہی ہے؟ بہت آسان سوال ہے۔ اچھا بھی اب ایک اور آسان سوال، دھماکہ خیز مادے کا پھٹنا، بارود پھٹتا ہے، دھماکے کی آواز آتی ہے، دھواں نکلتا ہے، تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ کون سی تبدیلی ہے؟ ایک خوبصورت سوال، خوبصورت سوال اس لیے کہ پھول کی بات ہو رہی ہے، پھول کے بارے میں سوال کرنے جا رہا ہوں۔ آپ یہ بتائیں کہ پھول کھلنا کون سی تبدیلی ہے؟ سامنے کی شکل میں پھول کھلتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، تو آپ نے سوچ کر بتانا ہے کہ یہاں کون سی تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ 3 اور سوال ہیں، اس کے بعد آپ کا امتحان ختم اور دیکھیں گے کہ آپ نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں۔ پہلا سوال ہے، انسان کا مرنا کون سی تبدیلی ہے؟ انسان جب مر جاتا ہے تو کون سی تبدیلی رونما ہوتی ہے؟ دوسرا سوال ہے، انسان کو بخار میں مبتلا ہونا کون سی تبدیلی ہے؟
बुखार हो जाता है फिर हम ठीक हो जाते हैं, दवाई खाते हैं तो ये कौन सी तब्दीली रूनुमा होती है। और तीसरा सवाल, बाल झड़ना कौन सी तब्दीली है। आपने तीनों सवालों के जवाब सोच कर बताने हैं।